हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे टाटा शेयर के बारे में बात करेंगे जिसका बिजनेस बहुत बढ़िया है, जिसका फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है। इसके अलावा कंपनी का जो बिजनेस है वो ऐसे सेक्टर में ट्रांजिशन कर रहा है जो बहुत ही ज़्यादा प्रोस्परस है और फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और इतना पोटेंशियल होने के बावजूद कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वह लगातार कंसोलिडेट कर रहा है और दूसरी तरफ कंपनी के जो सेल्स और प्रॉफिट्स हैं वह लगातार ग्रो हो रहे हैं। इसकी वजह से कंपनी में वैल्यू तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन वह वैल्यू स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, अभी कुछ ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं जो कंपनी के फेवर में काम करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी में इन्वेस्टर्स को और भी ज़्यादा वैल्यू मिल सकता है। तो अभी इन सारे फैक्टर्स की वजह से कंपनी में जो वैल्यू बिल्ड हो रहा है, कंपनी के मार्केट कैप और पीई को सिग्निफिकेंट अपसाइड प्रोवाइड करने का पोटेंशियल रखता है। तो आज के वीडियो में हम इसी पोटेंशियल और पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, ऐसे क्वालिटी कंटेंट के लिए अगर आप मुझे या मेरी टीम को अप्रिसिएट करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर लाइक बटन प्रेस करके अप्रिसिएट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जिस टाटा स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उस टाटा स्टॉक का नाम है टाटा पावर। अभी इस स्टॉक का प्राइस अराउंड 418 रुपीज़ के आसपास है और यह अपने रिसेंट हाई से लगभग 11% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो अभी आपके मन में ऑटोमेटिक सा सवाल आ रहा होगा कि टाटा पावर में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इसमें इतना पोटेंशियल नज़र आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म में यह कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है। जब 2021 और 2022 के बीच में कंपनी अपने रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रांजिशन जोरों शोरों से कर रहा था तो उस टाइम कंपनी का वैल्यूएशन या पीई रेशियो अराउंड 54 के आसपास था और प्रेजेंटली कंपनी का जो पीई रेशियो है वो अराउंड 36.4 के आसपास है। इस बीच में कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं। 2021 में कंपनी के सेल्स जहां 32,703 करोड़ रुपए था, वहीं ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स बढ़कर 63,529 करोड़ रुपए हो गए हैं। यानी सेल्स में अराउंड 94.2% का ग्रोथ हुआ है। वहीं अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो 2021 में कंपनी के प्रॉफिट्स 1439 करोड़ रुपए था, जो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बढ़कर 4,328 करोड़ रुपए हो गए हैं। यानी प्रॉफिट्स में अराउंड 200% का ग्रोथ हुआ है। तो एक और जहां कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं पर इसका पीई रेशियो कोविड के बाद जो मार्केट में रैली आया था उस लेवल के काफ़ी नीचे है। सामान्यतः किसी भी स्टॉक में या किसी भी कंपनी में पोटेंशियल वैल्यू एक्यूमुलेशन कैसे होता है, तो मार्केट कंडीशंस या ओवरऑल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की वजह से कुछ ग्रेट बिजनेस और कुछ ग्रेट फंडामेंटल्स वाले बढ़िया कंपनी के स्टॉक प्राइस स्टैग्नेट होना शुरू होता है या स्टॉक प्राइस में गिरावट होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कंपनी के बिजनेस में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होता है, फंडामेंटल्स में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं रहता है और कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वह लगातार बढ़ रहे होते हैं। इससे क्या होता है, भले ही कंपनी का जो स्टॉक है उसका मार्केट प्राइस नहीं बढ़ रहा हो, लेकिन उसका इंट्रिंसिक वैल्यू लगातार धीरे धीरे अंदर ही अंदर बढ़ रहा होता है। और कंपनी का स्टॉक प्राइस जितना ज़्यादा कंसोलिडेट होता है और उसी टाइम पीरियड में कंपनी का प्रॉफिट्स जितना ज़्यादा बढ़ता है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस का डिफरेंस भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। और यहीं पर वैल्यू इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर उसमें इन्वेस्ट करते हैं एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शेयर में रैली होता है और मार्केट प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू का डिफरेंस समाप्त हो जाता है। अभी टाटा पावर के केस में इसके फंडामेंटल्स ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी हैं जो आने वाले दिनों में इसके फेवर में काम करने के चांसेस हैं। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पॉलिसी
जो आजकल रेपो रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। और जनरली आरबीआई इस रेपो रेट या इंटरेस्ट रेट को कैसे डील करता है। जब भी देश में इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ जाता है तो उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट या इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, लोन्स के ऊपर हमें हायर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सिमिलरली जब इन्फ्लेशन कम हो जाता है तो उस टाइम आरबीआई क्या करता है, आरबीआई फिर से इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना शुरू करता है या कम करना शुरू करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लोन्स के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना रहता है वो भी कम हो जाता है। तो अभी आप अगर हमारे कंट्री का लास्ट 1 ईयर का इन्फ्लेशन रेट देखेंगे तो हमारे देश का इन्फ्लेशन या महंगाई जो एक टाइम पे 7% से भी ज़्यादा था वो अभी रिड्यूस होके 5% के आसपास है। और इसी के कंपैरिजन में अगर आप इंटरेस्ट रेट या रेपो रेट देखेंगे तो जिस टाइम पीरियड में हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था उस टाइम पीरियड में आरबीआई लगातार इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा था। लेकिन अभी हमारा इन्फ्लेशन कम हो रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने रिसेंटली क्या किया है, उन्होंने रेपो रेट या इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा है। यानी उन्होंने इंटरेस्ट रेट को न बढ़ाया है न ही घटाया है। और अभी यह एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो महंगाई है या इन्फ्लेशन है वो लगातार कम होने की वजह से जो आने वाले मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है वहाँ पर चांसेस ज़्यादा है कि आरबीआई बहुत जल्द इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना शुरू कर दे। और आरबीआई इंटरेस्ट रेट को जितना ज़्यादा कम करेगा टाटा पावर जैसी कंपनी को उतना ही फायदा होगा। तो अभी आप लोग यह सोच रहे होंगे कि अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम करता है तो उससे पावर सेक्टर में काम करने वाली एक कंपनी को कैसे फ़ायदा होगा। तो उसका जवाब बहुत ही सिंपल है। पावर सेक्टर एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, यानी वहाँ बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसके लिए इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी को लोन भी ज़्यादा लेना पड़ता है। और टाटा पावर भी एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि अगर टाटा पावर का डेट स्ट्रक्चर देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 53,679 करोड़ रुपए का डेट बर्डन है और उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास 9,151 करोड़ रुपए का कैश इक्विवेलेंट्स है और 4,419 करोड़ वर्थ ऑफ इन्वेंट्री है। और अगर टाटा पावर का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे तो वहां पर आपको ये दिखेगा कि फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए कंपनी ने 4,633 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट ही पे किया है। और अभी अगर आरबीआई रेपो रेट को रिड्यूस करता है या इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करता है तो टाटा पावर ये जो इंटरेस्ट पे कर रहा है यह भी रिड्यूस होना चाहिए। तो अगर आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आरबीआई रेपो रेट को रिड्यूस करता है तो जो इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर सेविंग होगा वह सिग्निफिकेंटली कंपनी के नेट प्रॉफिट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है, जिसके कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट और भी ज़्यादा हो सकता है। यानी आसान भाषा में समझे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जितना ज़्यादा होता जाता है कंपनी के स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू भी उतना ज़्यादा बढ़ते जाता है। इसके अलावा एक और फैक्टर भी है जो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो टाटा पावर जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है उसमें से 57% इलेक्ट्रिसिटी थर्मल एनर्जी से आता है। यानी 57% इलेक्ट्रिसिटी कोयला जला के प्रोड्यूस किया जाता है। यानी एक तरीके से टाटा पावर के जो प्रॉफिट्स और अर्निंग्स है वो अभी भी बहुत ज़्यादा कोयले के प्राइस पर निर्भर करता है। और रिसेंट टाइम में अगर आप कोयले का प्राइस देखेंगे तो बीच में कोयला बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था और अभी आप देखेंगे तो कोयले का प्राइस है वह फिर से स्टेबलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट है वह भी कम हो सकता है, जिससे कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो एक और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो अभी टाटा पावर के फेवर में है। तो ये सारे फैक्टर्स कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स टाटा पावर के केस में यह एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है और स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर लंबा टिकता है
वही वेल्थ क्रिएट करता है। और अंत में एक डिस्क्लेमर के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। यह वीडियो पूर्णतः एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यह किसी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। यह चैनल कंटेंट रिच है और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगा, उसका सही और सटीक विश्लेषण मिलेगा। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।